नमस्कार मित्रों, एलिवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा जो 24 सितंबर को आयोजित होने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यह परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें हम प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला के साथ उपस्थित है। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें महत्वपूर्ण सिलेबस, पूरे सिलेबस को एक साथ लेकर हम लोग 50-50 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। यह हमारी दूसरी श्रृंखला है, प्रैक्टिस सेट 2। आइए हम बात करते हैं। नंबर 2, पहला प्रश्न, बेरोजगारी का एक रूप है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मौसमी, चक्रीय, प्रच्छन्न। ये सभी बेरोजगारी का एक रूप है। कौन सा? बेरोजगारी का एक रूप है। मौसमी बेरोजगारी भी होती है, चक्रीय बेरोजगारी भी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है। तो बेरोजगारी का एक रूप है सभी। ये सभी प्रकार की बेरोजगारियां होती हैं। आगे, भोजन पकाने की विधि है, जल द्वारा, वाष्प द्वारा, चिकनाई द्वारा। ये सभी 3 ऑप्शन है। चौथे में ये सभी, मतलब ये तीनों जो विधियां हैं वो भोजन पकाने की ही विधि है। तो जल द्वारा ये भी भोजन पकाने की विधि है, वाष्प द्वारा ये भी भोजन पकाने की विधि है, चिकनाई द्वारा ये भी भोजन पकाने की विधि है। तो ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1941, 1956, 1981, 1984। तो हम जानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। आइए अब अगला, कि अनाज किस चीज का स्रोत है? अनाज किस चीज का स्रोत है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और ग्लूकोज का। तो हम जानते हैं कि जो अनाज है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, स्रोत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए 3 माह तक, 6 माह तक, 9 माह तक, 12 माह तक। तो हम जानते हैं कि शिशु को केवल स्तनपान 6 माह तक करवाना चाहिए। हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल, 6 से 12 माह तक के शिशु के पोषण में शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल होना चाहिए? 6 से 12 माह तक का जब बच्चा है, शिशु है, तो उसके पोषण में कौन कौन सी चीजें दी जानी चाहिए? प्रोटीन, विटामिन ए, थायमीन या ये सभी। तो हम जानते हैं कि जब बच्चा 6 से 12 साल की आयु का है, उम्र का है, तो उसे प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी, विटामिन ए की भी आवश्यकता होगी, थायमीन की भी आवश्यकता होगी। इन तीनों चीजों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे, माह तक के शिशु की प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है, 100 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 350 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 400 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो हम जानते हैं कि 6 से 12 माह तक का जब शिशु होता है तो उसे 100 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब, शारीरिक निर्माण करने वाला भोजन नहीं है। कौन सा भोजन है जो शारीरिक निर्माण में भाग नहीं लेता है? सोयाबीन, चना, मांस, सब्जी। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? सब्जी। सब्जी शारीरिक निर्माण करने वाला भोजन नहीं है। सपरेटा जो हमारा दूध है उसमें क्या नहीं होता है? पहला ऑप्शन वसा, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा प्रोटीन, चौथा इसमें ये सभी। तो हम जानते हैं कि सपरेटा दूध, जिसमें से मक्खन निकाल दिया जाता है, इस प्रकार के दूध को सपरेटा दूध कहते हैं, बिना क्रीम वाला। तो उसमें क्या नहीं होता है? वसा नहीं होता है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि मक्खन में क्या पाया जाता है? वसा, विटामिन ए या विटामिन ए और वसा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं मक्खन में वसा और विटामिन ए दोनों पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला 11वां प्रश्न हमारा है, सभी वनस्पति तेल किसके अच्छे स्रोत होते हैं? जो वनस्पति तेल होता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो हम जानते हैं कि जो वनस्पति तेल होता है वो विटामिन ई का अच्छा सोर्स माना जाता है। वनस्पति तेल विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है, स्रोत है। अगला, निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार है? पहला, शारीरिक क्षमता एवं बौद्धिक कुशलता, सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनैतिक स्तर। तो हम जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की बात होगी तो उसमें शारीरिक क्षमता एवं बौद्धिक कुशलता की भी बात होगी। राजनैतिक स्टेटस आपका क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस की भी बात होगी। उसके बाद स्टेटस नहीं, स्टेटिफिकेशन। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्तर की भी बात होगी, सोशियो इकोनॉमिक की बात होगी। तो ये हमारा चारों ऑप्शन सही है। आगे शामिल है, परिवार के कार्य में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं? पहला, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुष्टि, संतानोत्पत्ति करना, परिवार के सभी सदस्यों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है डी। तो हम जानते हैं कि परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल है? यौन आवश्यकताओं
की संतुष्टि करना, संतानोत्पत्ति करना, परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला सर्वाधिक प्रचलित विवाह था गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह। तो हम जानते हैं कि जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह था ब्रह्म विवाह था। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। प्रश्न है आगे, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, निर्मला अधिनियम, शारदा अधिनियम, मालाबारी अधिनियम, नौरोजी अधिनियम। तो हम जानते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको हम शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। 16वां प्रश्न है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में, सिख समाज में। तो जो सेवा विवाह का प्रचलन है वो जनजातीय समाज में पाया जाता है। प्रश्न है 17 नंबर, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। तो हम जानते हैं कि जो गंधर्व विवाह है वो परस्पर प्रेम पर आधारित हिंदू विवाह है। अगला प्रश्न 18वां, निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण का कार्य शुरू किया था? सर्व सेवा संघ, ईसाई मिशनरीज, आदिम सेवा संघ और सर्व कल्याण समाज संस्थान। तो सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण का कार्य शुरू करने वाले कौन थे? ईसाई मिशनरीज के द्वारा यह काम शुरू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शांति का नोबेल बाल अधिकार के संरक्षण के लिए किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन है, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था बाल अधिकार के संरक्षण के लिए। अमर्त्य सेन को दिया था मिक्स इकोनॉमी के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थशास्त्र को मिला था। इनको भी मिला था, मदर टेरेसा को भी मिला था। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है बाल अधिकार संरक्षण के लिए शांति का नोबेल मिला था कैलाश सत्यार्थी को। अगला प्रश्न हमारा है, बीएमआई से क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन बेसल मेटाबॉलिक टेस्ट रेट, अंतरराष्ट्रीय यूनिट, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी रेट। तो हम बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स से इसको हम समझते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 9 माह की उम्र पर एक शिशु को विटामिन ए की 1 लाख IU यूनिट पिलाई जाती है। यहाँ IU से क्या समझते हैं? IU 4 ऑप्शन दिया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मास इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय यूनिट और बॉडी रेट। तो हम यहाँ पे आई से इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। अगला प्रश्न, अधिक वजन वाले लोगों की बीएमआई के बारे में क्या सही वाक्य है? जिसका वेट ज्यादा होता है उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स क्या सही है? इनकी बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर के बीच होती है। इनकी बीएमआई 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 24.9 किलोग्राम मीटर के बीच होती है। इनकी बीएमआई 18.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम होती है। इनकी बीएमआई 0 होती है। तो जिनका वजन ज्यादा होता है उनकी बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 29.9 किलोग्राम के आसपास होती है। निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन दौरान श्रवण दृश्य उपकरणों के उपयोग का क्या लाभ है? यह स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाता है, यह स्वास्थ्य शिक्षा को अस्थायी बनाता है, वह स्वास्थ्य शिक्षा को रुचिकर बनाता है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन इसमें सही है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन के दौरान श्रवण दृश्य उपकरणों का उपयोग क्या करता है? यह स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाता है, रुचिकर भी बनाता है और अस्थायी भी बनाता है। वर्ग की विशेषताओं में क्या शामिल है? इसका निर्धारण जन्म से होता है। इसके सदस्यों के लिए खान पान संबंधी कुछ नियम होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। इनके सदस्यों का अपना एक पारंपरिक व्यवसाय होता है। इसके निर्माण का आधार व्यवसाय, संपत्ति, शैक्षणिक स्तर, राजनीतिक शक्ति आदि हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। इसके निर्माण का आधार व्यवसाय, संपत्ति, शैक्षणिक स्तर, राजनीतिक शक्ति हो सकता है। कुछ प्रश्न परीक्षाओं में ऐसे आते हैं जो आप अपने कॉमन सेंस के द्वारा भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? हम जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो आवश्यक है और आवश्यक नहीं है दोनों को देखेंगे। नहीं हम लोग पढ़ते नहीं है और सही उत्तर जानते हुए भी हम लोग गलत टिक लगा देते हैं। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यह जो हमारा 25वां प्रश्न है इसमें बात किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब
किसकी आवश्यकता नहीं है? 4 ऑप्शन है, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन और क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आयोडीन है उसकी आवश्यकता पौष्टिक तत्व, अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए नहीं है। फास्फोरस की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है और क्लोरीन की भी आवश्यकता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से किसका कथन है? वीएन झा, एच.ए. पीटरसन, जीन पियाजे, जेम्स ड्रेवर। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट, हम 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें आज का यह दूसरा सेट है, प्रैक्टिस सेट है। जितने स्टेटमेंट अगर आपको याद नहीं होंगे तो एक पेज पे लिख लीजिएगा और उसको बार बार पढ़िएगा। हो सकता है स्टेटमेंट से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो इसमें से ही प्रश्न आ जाए, तो आपके लिए लाभकारी होगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसका कथन है? बीएन झा का। अगला प्रश्न, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल है? आनुवंशिक कारक और वातावरणीय कारक। तो हम जानते हैं कि जो शिशु हो, चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, उसको प्रभावित करने में किसका योगदान होता है? हमारे वंशानुक्रम का और सामाजिक कारक। तो हमारा ऑप्शन दोनों सही है, सी लगा देंगे। ए और बी, आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार होता है और वातावरणीय कारण भी जिम्मेदार होता है। कि भावनात्मक कारक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन, जुड़वा बच्चों से, अनाथ बच्चों से, बुद्धिहीन बच्चों से और शिक्षित बच्चों से। तो आप सोचिए, भावनात्मक कारक मतलब इमोशनल जो रीजन होते हैं, कारक होते हैं, फैक्ट्स होते हैं या अवयव जिसे कहते हैं, वो अनाथ बच्चों से संबंधित होते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स, पीलिया, ग्वाइटर और स्कर्वी। हम पोलियो, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, पोलियो किसकी कमी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें लौह की कमी से होने वाला रोग हमारा क्या है? ग्वाइटर है। अगला, निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? मतलब दांतों में विकृति हो जाएगी, दांतों का रंग दूसरा हो जाएगा, दांत टूटने लगेंगे, तो ये किसकी विकृति के कारण हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम जानते हैं कि जो गंगा तट के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे उसमें हमारा बलिया जनपद भी है, गाजीपुर भी है, ये बिहार के सरहद से जुड़े हुए जितने गंगा के तटीय क्षेत्र हैं, वहां में पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है और फ्लोरीन के कारण दांत खराब हो जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि दांतों की विकृति के साथ है किसका संबंध? तो फ्लोरीन का। हमारा ऑप्शन डी सही है। किस चीज से होता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो नींबू का जो खटास है यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में, नींबू में नहीं, आंवला में। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या कहते हैं? पहला आसन, परिपक्वता का विकास, आध्यात्मिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब कोई किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या व परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसे हम संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न 33वां, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन है? पियाजे, स्किनर, मुनरो और पावलोव। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो प्रणेता हैं उनका पियाजे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए संबंधित है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय बाल विकास परिषद और हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। तो जो एजेंसी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास से संबंधित है उसका नाम है भारतीय बाल विकास परिषद। ऑप्शन सी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? यूनिसेफ, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी, श्रमिक की बात कर दी गई तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करने से, देखभाल की बात कर रहा है, बच्चों के विकास से संबंधित नहीं है। अगर इससे होगा, केयर से होगा तो यूनिसेफ हो जाएगा, लेकिन देखभाल तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यही बताता है कि 14 साल के नीचे के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को खदान में या ऐसे जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। सी की कमी के कारण व्यक्ति में दिखाई देने वाला कौन सा लक्षण है? मसूड़ों में सूजन आ जाना,
एनीमिया के लक्षण दिखाई देना, घाव का देरी से भरना, ये सभी। तो जो विटामिन सी है इसकी कमी से ये सभी प्रकार की समस्याएं होती है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 39 कि निम्न में से विटामिन ए के बारे में कौन सा वाक्य सही है, सत्य है। पहला, यह वसा विलेय विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश इस विटामिन का अच्छा सोर्स है। यह विटामिन घावों को भरने में सहायक है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए, देखिए 2 प्रकार के विटामिन की हम लोग बात किए थे। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए, डी, ई, के। तो यह जो विटामिन ए के बारे में सही कथन कौन सा हमारा हुआ, पहला। सूर्य के प्रकाश से विटामिन का अच्छा स्रोत विटामिन डी, घाव को भरने में विटामिन सी, बेरी-बेरी नामक रोग विटामिन बी। आगे में से मानव शरीर में कैल्शियम का क्या कार्य है, दांतों का निर्माण, मांसपेशियों को संकुचन में सहायक, हड्डियों का निर्माण। तो मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, सभी है। दांतों का निर्माण में भी सहायक होता है, मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायक होता है और हड्डियों के निर्माण में भी। अगला हमारा प्रश्न है कि पदार्थों के पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसा आहार, पहला ऑप्शन, जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो कि उस खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक बना देते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देना जो कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और अगला हमारा चौथा ऑप्शन है रोगी के आहार में कुछ ऐसा रूपांतरण करना जो उसकी बीमारी के उपचार में सहायक होता है। तो हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण, खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ को मिला दिया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक बना देता है। जैसे हम खाना खाते हैं उसके साथ सलाद खा लेते हैं तो हमारे भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाएगा, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। एसिड की कमी का मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, फोलिक एसिड की कमी। गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में, ए व बी या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि फोलिक एसिड की कमी किसमें पाई जाती है, गर्भवती महिला में भी और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला 43वां नंबर, वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या होना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए, वयस्क जब आप हैं तो 4 ऑप्शन दिया है, 1:2, 2:1, 3:2, 1:1। तो हम जानते हैं कि वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो 1:1 का होना चाहिए। अगला प्रश्न वयस्कों में अतिपोषण से होने वाली बीमारी है, मतलब बहुत ज्यादा खा लेंगे, अतिपोषण की आवश्यकता, मतलब हमारे शरीर को मिलने लगेगा। 2 तरीके से आदमी बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, एक कुपोषण और दूसरा अतिपोषण। कुपोषण मतलब आपको पोषण नहीं मिल पा रहा है भरपूर, और कुपोषण मतलब जितने शरीर को पोषण की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा आपको पोषण मिल रहा है। तो ये अतिपोषण से बीमारी भी होती है, आदमी बीमार होता है और कुपोषण से भी बीमार होता है। तो ये प्रश्न है कि वयस्कों में अतिपोषण से होने वाली बीमारी है मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो ये तीनों बीमारियां अतिपोषण के कारण ही होती है। भारत में, अगला प्रश्न, भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ। तो हम जानते हैं कि भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में। इसी में पूछता है ये प्रथम जनगणना 1872 और प्रथम 10 वर्षीय जनगणना की अगर बात करेगा या दशकीय जनगणना की बात करेगा तो वो कब हुआ था, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ था। इस पर अभी बात कर रहे हैं। तो भारत में जनगणना का शुभारंभ 1872 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर के काल में हुई थी। 4 ऑप्शन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड बेवे। अगर लॉर्ड रिपन इस ऑप्शन में दे दिया जाता तो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो जाता। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी सन 1872 में,
तो वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। जो प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में हुई, उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। आगे वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 4 ऑप्शन है, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं। तो वर्ष 2011 की जनगणना हम लोगों की 15वीं जनगणना है। अभी आपको बता दें कि जो 2021 में जनगणना होने वाली थी उसको 2024 और 25 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? नियमित का संबंध किससे है? नियमित 10 वर्षीय जनगणना से। 4 ऑप्शन 1881, 1885, 86 और 87। तो 1881 में रिपन के शासन काल में। रिपन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है? का अधिकार केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 250। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा जनगणना करने का अधिकार दिया जाता है केंद्र सरकार को। आज का हमारा अंतिम सवाल कि भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के काल में शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड इरविन। तो भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई थी। हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर अगली कक्षा के साथ बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।